सुनिए जी, कल हम दोनों को रायपुर जाना पड़ेगा भात न्योतने के लिए। अब राशि की शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। ये तो जरूरी रीत है, तो जाना जरूरी है। हिचकते हुए हेमा अपने पति अमन से बोली। क्या हेमा, ये सब तुम औरतों के बनाए नियम कानून ही है। तुम ही चली जाना वहां, जो रीति रिवाज है निभा लो। मैंने रोका थोड़े ही है। मैं तुम्हारे मायके जाकर क्या करूंगा? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अमन हमेशा की तरह झुंझलाते हुए बोले। हेमा को शायद इसी जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए उसने जरूरी रीत का हवाला दिया था। क्योंकि बिना बहुत जरूरी काम के हेमा के बोलने मात्र से तो अमन हिलते भी नहीं थे। और जब हेमा के मायके जाने की बात आती थी तब तो उनके अलग ही तेवर दिखाई पड़ते थे। चाहे साथ ना जाए फिर भी 10 बातें सुनने को मिल ही जाती थी। अमन के हिसाब से पत्नी के मायके जाना सिर्फ समय की बर्बादी थी। कभी जाना भी पड़ जाता था तो ऐसे दिखाते थे जैसे पत्नी और उसके मायके वालों पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। पति का जवाब सुनकर हेमा तो चुप रह गई कि तभी हेमा की सास आकर बोली। अमन बेटा, तुम दोनों कल ही रायपुर जाओ। बाद में शादी की तैयारियों में समय नहीं रहेगा। जो काम जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा है। माँ की बात सुनकर अमन को यकीन आया कि वहां जाना सचमुच जरूरी है। अमन ने जाने की हाँ तो बेमन से की थी, लेकिन फिर भी हेमा बहुत खुश थी। आखिर इतने लंबे समय के बाद वो अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। सच में उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, मायके जाने के नाम से ही औरतों के पैरों में पहिए लग जाते हैं। चाहे खुद के बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन मायके के आंगन में औरतें फिर से खुद को बच्ची समझने लग जाती हैं। माता पिता के लाड़ दुलार को तरसती स्त्रियां इन कुछ पलों को जी भरकर जी लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दहलीज पार करते ही फिर से वो उसी मान मर्यादा और जिम्मेदारियों से घिर जाएंगी जहां से थोड़ी देर के लिए आजाद हुई थी। रात को भी हेमा की आंखों में नींद नहीं थी। भात न्योतने के सारे सामान को बार बार देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। फिर सोचती है कि वहां कल सारे भाई बहन इकट्ठा होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बड़ी दीदी से मिले हुए तो काफी साल हो गए हैं, पता नहीं वो कैसी दिखने लगी होंगी। और जब पिछली बार भाभी से मिली थी तो कितनी मोटी लग रही थी, पता नहीं इस बार और मोटी हो गई होंगी तो। ये सब सोच सोच कर अपने आप उसके होंठों पर हंसी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से रात बीती और सवेरा हो गया। हेमा ने फटाफट सारे काम निपटा लिए, लेकिन अमन की सुस्ती देखकर उसे मन ही मन झुंझलाहट हो रही थी। इतना लंबा सफर है फिर भी जल्दी नहीं कर रहे, फिर वहां जाते ही वापस आने की जल्दी करने लगेंगे। ऐसे में किस किस से बातें कर पाएगी, कैसे सबसे जी भरकर मिल पाएगी। आज रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था, लेकिन उत्साह में ये वक्त भी निकल गया। मायके में सबको बेटी दामाद के आने की खबर थी, इसलिए सभी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। मायके के द्वार पर जब हेमा के पिताजी ने हेमा के सिर पर हाथ रखा तो हेमा उनके सीने से लग गई। आंखें नम हो रही थी। पता नहीं ये खुशी थी या लंबे समय से ना मिल पाने का दुख। सब अमन की खातिरदारी में जुटे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अमन में दामाद होने की अकड़ अभी भी नए नवेले दामाद की तरह ही बरकरार थी। नाश्ते पानी के बाद हेमा के पिताजी अमन के पास बैठकर अपनी नातिन राशि के होने वाले ससुराल और लड़के के बारे में पूछने लगे। और बताइए दामाद बाबू, राशि बिटिया का होने वाला ससुराल कैसा है? राशि बिटिया शादी से खुश तो है ना? अमन भी गर्व से सिर उठाकर बोला, हाँ पिताजी, मैंने अपनी राशि का रिश्ता किसी ऐसे वैसे घर में तय नहीं किया है। लड़का तो हीरा है, हीरा। मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया है कि मेरी बेटी को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जब भी मेरी बेटी का मन होगा उसे हमारे पास आने से कोई नहीं रोकेगा। मेरे होने वाले दामाद ने मुझसे वादा किया है कि वो राशि को सिर आंखों पर बिठा कर रखेगा। अपने दामाद के मुंह से उनके होने वाले दामाद की इतनी तारीफ सुनकर हेमा के पिताजी हौले से मुस्कुरा उठे और बोले, ये तो अच्छी बात है दामाद बाबू। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि कम से कम आपका दामाद आपसे किया वादा जरूर निभाए। नहीं तो अक्सर दामाद अपना किया वादा भूल जाते हैं। एक बार बिटिया विदा होने के बाद बेचारी मायके आने को भी आश्रित हो जाती है। काश हमारी राशि का पति उसकी भावनाओं को सम्मान दे, यही मेरी प्रार्थना है। पास बैठी हेमा कभी अपने पति का तो कभी अपने पिता का चेहरा देख रही थी। पिता की नजरों में उसे वो सारे वादे नजर आ रहे थे जो उसकी शादी के समय अमन ने पिताजी से किए थे, और पति की नजरों में उन वादों से निकलता हुआ धुआं नजर आ रहा था जो कब के दम तोड़ चुके थे।
अमन भी अपने ससुर जी की बात सुनकर नजरें चुरा रहा था। आज उसे भी याद आ गया था कि वो भी तो अपने ससुर का वही दामाद है जिस पर विश्वास करके उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंपा था। उसने भी तो विदाई के समय अपने ससुर जी से वादा किया था। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा हिमा का ख्याल रखूंगा। जब भी मिलने का मन करे बस एक बार बता दीजिएगा, मैं खुद इसे लेकर आ जाऊंगा। अमन के आगे जैसे किसी ने आईना रख दिया था जिसमें उसे अपना अहम रूपी रेत से बना दामाद वाला असली चेहरा नजर आ रहा था। एक ससुर के रूप में जो उम्मीद वो अपने होने वाले दामाद से लगाए बैठा था, क्या कभी वो खुद उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अपने पति की दशा देखकर हेमा बात बदलते हुए बोल पड़ी। पिताजी, वो क्या है ना, इनका काम ही ऐसा है कि कहीं निकल ही नहीं पाते हैं। हेमा की बात सुनकर अमन थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। सच में एक पत्नी कभी नहीं देख सकती कि उसका पति उसके मायके में असहज महसूस करे, क्योंकि आखिर औरत तो दोनों घरों का मान बनाकर रखना चाहती है, चाहे उसके सम्मान को ठेस क्यों न लगती हो। भात न्योतने का कार्य पूरा करके सबको निमंत्रण देकर दोनों वापस लौट रहे थे, लेकिन आज हेमा महसूस कर रही थी कि अमन वहां कुछ छोड़ आया है। शायद वो दामाद होने का अहम ही था। गाड़ी में हेमा अमन के कंधे से लग गई। अमन ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, देर से ही सही, लेकिन अब मैं अपना किया वादा निभाने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।